बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जुमे का बाबरकत दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ हुसैर मलिक और मैं हूं नजफ राजा। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह आपके लिए इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ के साथ साथ इंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, हेल्थ टिप्स और डिफरेंट टॉपिक से सजा हुआ भरपूर शो आपके लिए लेकर आए, जिसमें बहुत सारी डिस्कशन होने वाली है। बिल्कुल जी। तो आपका करने वाला काम ये है कि आपने हमारे साथ रहना है, हमारा साथ देना, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, जो कि आपके लिए ही बनाए गए हैं और आपके लिए ही हम वहाँ पर मौजूद हैं। और आप में अगर कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है जो आप दुनिया को शोकेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब पर। सुनो पाकिस्तान के चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कीजिए और प्रोग्राम से मुतालिक अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बिल्कुल जनाब, ये आप सब कीजिए जो अभी हमने आपको हिदायत दी हैं। अभी चलते हैं वेदर सेगमेंट की जानिब और आपको बताते हैं कि आज मुल्क का मौसम कैसा रहने वाला है। तो आइए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज का पारा हाई हो गया है। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां बेशतर इलाकों में बादलों का बसेरा रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की तरफ चलते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 19 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। और अब नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के मौसम पर, जहां बादल मंडलाते रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर टेम्परेचर आज ज्यादा से ज्यादा 24 और कम से कम 7 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। और आगे चलते हैं, मजीद आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यानी कि सवात की, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 25 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान दीर, सवात, कोहिस्तान, कोहाट, कर्क समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब रुख करते हैं सुबह पंजाब के मौसम की तरफ, जहां बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा है। लाहौर का तस्करा करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 और कम से कम 19 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर आज पारा ज्यादा से ज्यादा 41 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी अजला में दिन के वक्त में दर्जा हरारत मामूल से 5 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। और अब शेयर कर लेते हैं आपके साथ सुबह बलूचिस्तान का मौसम, जहां अक्सर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिब्बी और तुर्बत गर्म तरीन साबित हो रहे हैं। दारुल हुकूमत कोयटा का जिक्र करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने के अलावा तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं वादी मेहरान का, यानी कि सूबा सिंध का, जहां सूरज कहर ढाने लगा है। शहीद बेनजीराबाद और दादू में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया है। कराची का तस्करा करें तो वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 36 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर आज ज्यादा से ज्यादा पारा 44 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे लिए चलते हैं और पहलगाम हमले से मुतालिक आपको अपडेट दें तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इसको लेकर कशीदगी अरूज पर है। पाकिस्तान ने भारत की सिफारती दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें तमाम सियासी और अस्करी क़यादत ने भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया। इस इजलास में भारत की आबी जारहियत, सिफारती और आबी दहशतगर्दी को मद्देनजर रखते हुए अहम फैसले किए गए। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर और अपनी फ़ज़ाई हदूद को फौरी तौर पर बंद कर दिया। इसके अलावा सार्क वीज़ा स्कीम के तहत भारतीय शहरियों के वीज़े मनसूख कर दिए गए और उन्हें 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फ़िज़ाई मुशीरों को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर इन्हें 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इसी तरह भारतीय हाई कमीशन के अमले को महदूद कर दिया गया है। भारत के साथ हर किस्म की तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। कौमी सलामती कमेटी के इलामिये में 2 टोक अल्फाज में वाज़े किया गया है कि अगर भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज ना आया तो शिमला समेत तमाम 2 तरफा मुआहदे भी ख़त्म किए जा सकते हैं। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए खबरदार किया है कि अगर पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोका गया तो इसे कानून की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि ऐलान जंग समझा जाएगा। पानी पाकिस्तान का एक अहम कौमी मफाद है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तान और उसकी मुसल्लह अफ़वाज अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखती है और अगर भारत की जानिब से किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो उसका मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा, जैसा कि फरवरी 2019 में दिया गया था। पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार के अपने गले का तौक बनने लगा है। पाकिस्तान ने भारत को खुला चैलेंज दे दिया है कि पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात के सबूत फराहम करे। हमले को तकरीबन 50 घंटे गुजर गए हैं, इसके बावजूद भारतीय फौज 4 दहशतगर्दों का सुराग नहीं लगा सकी। कांग्रेस समेत भारत की ऑपोजिशन जमातों ने हमले को इंटेलिजेंस की नाकामी करार देते हुए कहा है कि मोदी जी सबूतों के साथ अवाम को यकीन दिलाओ कि हमला किसने किया। और नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आलमी अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान ने भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात का दानिशमंदी से जवाब दिया है। क्या पाकिस्तान का ये जवाबी वार भारत के लिए एक मौसर पैगाम साबित होगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पिछले जो 48 घंटे की सूरत हाल है जिसमें आपने देखा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी की फ़ज़ा डेवलप हुई है, उसमें परसों तो भारत ने कुछ बहुत गैर जिम्मेदाराना ऐलानात और इल्ज़ामात लगाए, लेकिन कल जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसके बाद आपने देखा कि एक बहुत वेल थॉट आउट, कंप्रीहेंसिव, मुदल्लिल और स्ट्रॉन्ग जवाब पाकिस्तान ने हर डोमेन में भारत को दिया है। और मैं यूं कहूंगा कि पाकिस्तान ने हर डोमेन में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, लीगल हो, डिप्लोमेटिक हो, मिलिट्री हो, स्ट्रेटेजिक हो, उसमें भारत के ऊपर एस्केलेशन डोमिनेंस एक्वायर कर ली है। तो अभी तक तो सूरत हाल ये है कि चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन हो, उसमें भी हमने भारत को एक बड़ा इकोनॉमिक डैमेज किया है, उनकी तमाम फ्लाइट्स को, ट्रेड और ट्रांजिट ट्रेड को बंद करके। दूसरा, हमने लीगल जो उसका आर्गूमेंट है उसको भी मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको मुलतवी करने का उसमें कोई क्लॉज और ऑप्शन दोनों मुल्कों के पास मौजूद ही नहीं है सरे से। और अगर वो इस तरह करेंगे तो फिर हम शिमला एकॉर्ड समेत तमाम जो बायलैटरल एग्रीमेंट हैं उनको भी मुलतवी कर सकते हैं। तो यकीनी तौर पे ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। और तीसरी बात ये कि देखें, खुशाइन पहलू ये है कि कल आपने देखा कि 2-2.5 साल के सियासी मसाइल के बावजूद पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने मिलकर पाकिस्तान की क़यादत और फौज के साथ खैर सगाली का और सपोर्ट का वाज़ेह अंदाज में इजहार किया है। और चौथी बात यह है कि पाकिस्तान की, जो आपको याद है
कि जब स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ था 6 साल पहले, जब बालाकोट पे उन्होंने हमला करने की नाकाम कोशिश की थी भारत ने, तो उस वक्त हमारे जो DGISI थे वो जनरल आसिम मुनीर थे। आज वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, और उस दफा तो शायद हमने थोड़ा सा रहमदिली का मुजाहरा किया, लेकिन अगर भारत ने दोबारा किसी किस्म की गलती करने की कोशिश की तो हमारी बहरी फौज, हमारी बर्री फौज और फजाइया इस दफा यकीनी तौर पे शायद उस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा न करे और भारत को नाकाबिल तलाफी नुकसान और शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। बिल्कुल, और वो जो चाय पिलाई गई थी शायद इस बार वो मुरव्वत हम ना दिखा सके। सैयद मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल आपने सही बात कही कि बहुत ज़्यादा भारत को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या भारत इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है? क्योंकि 2019 में भी पुलवामा हमले के बाद जब पाकिस्तान ने उनकी एयर स्पेस बंद की थी तो तकरीबन 700 करोड़ का उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था, और फ्लाइट्स जो कि लंबी हो चुकी थी 2 से 4 घंटे तक, उसका नुकसान अलग से हुआ था, लोगों को अलग से तकलीफ हुई थी। तो क्या भारत इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है? मैं समझता हूं कि भारत ने अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट किया है, पाकिस्तान की सलाहियत और इरादे को अंडर एस्टिमेट किया है, और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को मिसरीड किया है। तो ये एक बहुत बड़ी और हसास मिसकैलकुलेशन है कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जो लाइफ लाइन है, उनकी जिंदगियों का दारोमदार जिस पानी पे है, उनकी एनर्जी, मईशत, खुराक का, उसको अगर आप हर्ट करने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पे, जिस तरह कल कहा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में, हम पाकिस्तान की ताकत का हर मरकज इस्तेमाल करेंगे और हर वो हाथ और हर वो जरिया जो पाकिस्तान की पानी की सप्लाई को रोकने या बंद करने या डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा, उसको तबाह कर देंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, अगर बात करें, आप जो बात कर रहे हैं उसी को मैं आगे लेके चलूंगा। जिस तरह आपने कहा कि अगर हमारी लाइफ लाइन को इस तरह से काटने की इन्होंने कोशिश की 24 करोड़ अवाम की, तो फिर जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कि शिमला मुआहदे में तय पाया था सारा कुछ, तो फिर ये लाइन एक्सटेंड भी हो सकती है, पाकिस्तान फिर आगे भी बढ़ सकता है। जनाब, मैं समझता हूं कि भारत की इस गलती की वजह से पाकिस्तान को एक मौका मैसर आया है, 2 लिहाज से, जो बड़ा अहम है। एक तो ये कि इस गलती की वजह से कश्मीर का मसला दोबारा से आलमी बरादरी के सामने आ गया है कि ये वो दुनिया का वाहिद तनाज़ा है जिसको 3 एटमी ताकतों ने सराउंड किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि जनाब, जो डिप्लोमेटिक गेन था 1971 की जंग के बाद, वो यही था कि फायरबंदी लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल करार दिया गया था, और अगर पाकिस्तान शिमला मुआहिदे को मुलतवी करता है तो भारत का ये जो गेन है ये भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और असल में तो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की ख्वाहिश भी यही है कि इस मसनूई लाइन की वजह से कश्मीरी बहन भाई दोनों जानिब जो हैं वो डिवाइडेड हैं, फैमिलीज डिवाइडेड हैं, और एक तरह से भारत का जो गैर कानूनी फौजी कब्जा है मकबूजा कश्मीर के ऊपर, उसकी जो लेजिटिमेसी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो भारत को कानूनी, सियासी, सिफारती, दिफाई हर एतबार से इसका बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अगर उसने मजीद किसी गलतफहमी के तहत कोई कोशिश की, कोई गलती की, तो इस दफा उसको बहुत दंदान शिकन और शर्मिंदगी वाला जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक। अली साहब, मैं उस बात की जानिब दोबारा आना चाहूँगी जिस पे आप तस्करा कर रहे थे कुछ देर पहले। जैसे कि पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि अगर पानी रोका गया या उसका रुख मोड़ा गया तो ऐलान जंग समझा जाएगा इसे। पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है और हर कीमत पर इसका तहफ़्फ़ुज़ होगा। क्या आप समझते हैं कि भारत की आबी जारियत सिर्फ दबाव डालने की चाल है या ये वाकई किसी मुमकिना जंग का पेशे ख़ैमा है? क्योंकि वैसे तो कहा जा रहा है कि अगली जंग अजीम पानी पर होगी, तो आपको क्या लगता है इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि पाकिस्तान एक मुस्तनद एटमी ताकत है, और हमारी जो रेड लाइंस हैं उनके दिफा के लिए ही हमने ये तज़वीराती सलाहियत, दुनिया के दबाव, पाबंदियाँ और टेक्नोलॉजिकल डिनायल के बावजूद अपने साइंसदानों और फौज की जो कुर्बानियां हैं, मेहनत है और काबिलियत है, उसके नतीजे में हासिल की है। तो यकीनी तौर पे हम अपनी रेड लाइंस का दिफा हर ऑप्शन को कंसिडर करके करेंगे। और भारत बखूबी जानता है कि 1987 से लेके 6-7 ऐसे क्राइसिस आए हैं जिसमें उसने पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, लेकिन जब उसको हकीकत सामने आई तो फिर वो पीछे हट गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत के अंदर भी जो संजीदा और मुतवाज़िन फौजी, सियासी, सिफारती और मीडिया के लोग हैं, वो अपनी क़यादत को ये बावर कराएंगे कि
भारत की अपनी सलामती, तरक्की, खुशहाली मुतासिर हो सकती है अगर वो किसी गैर जिम्मेदाराना हरकत का मुर्तकिब हुआ, जो कि यकीनी तौर पे भारतीय अफवाज, भारतीय अवाम और भारतीय सियासत क़यादत के लिए भी मुफीद नहीं है। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, बिल्कुल ये मुफीद नहीं है उनकी सियासत के लिए भी, उनके मुल्क के लिए भी। जरा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि डायरेक्ट हमला करने से तो भारत हमेशा गुरेज करता है, उसे पता है कि जिस तरह का जवाब फिर पाकिस्तान की तरफ से दिया जाता है वो उसके लिए फिर नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन हम देखें तो बीजेपी हुकूमत चाणक्य की पॉलिसी पर बड़ी अमल पैरा है और हमसायों से बिगाड़ के जो उसके साथ वाले हमसाए हैं उनके साथ बना के रखती है। अफगानिस्तान की हम बात कर लेते हैं तो खबरें ये भी आ रही हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि तालिबान को वहाँ पर जो है असला दिया जाएगा भरपूर तरीके से, अब सपोर्ट को बढ़ा दिया जाएगा। गो के पहले भी है बलूचिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, लेकिन अब उसमें इजाफा किया जाएगा और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाई जाएंगी। क्या आलमी बरादरी इससे सरफ नज़र करेगी और क्या भारत ये समझता है कि इसका उसको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई उसको जवाब नहीं मिलेगा? देखिए, दो एतबार से आपको जवाब देने की जरूरत है। पहली तो खुशाइन बात यह है कि इस वक्त इसी क्राइसिस के दौरान तमाम जो हमारे सियासी जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म के तहत फौज के पीछे खड़ी हो गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात ये है कि अगर काइनेटिक डोमेन में दहशतगर्दी का इस्तेमाल वो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे करेगा जिस तरह वो करता रहा है, तो यकीनी तौर पे हम उसका हर पाकिस्तान के मकतब फ़िक्र, हर सियासी जमात, हर सूबे और हर इदारे को मिलकर फौज की सपोर्ट करनी चाहिए ताकि हम इसको नाकाम बना सकें। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिफारती सतह पे भी हमें तमाम आलमी बरादरी को भारत की जो दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की पॉलिसी है और अपनी इंटेलिजेंस के जरिए से सियासी मुखालफिन को हलाक करने की पॉलिसी है, फॉल्स फ्लैग की जो ऑपरेशन की पॉलिसी है, इस तारीख से रूशनास कराना बहुत ज़रूरी है ताकि दुनिया भी ये जान सके कि अब भारत सिर्फ जनूबी एशिया, पाकिस्तान और कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन सलामती के लिए बढ़ता हुआ खतरा है, जिससे हकीकत पसंदाना अंदाज में निपटना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक है, ये पूरी दुनिया पे इसकी जिम्मेदारी आयद होती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे और साथ ही साथ ये बायलैटरल माहिदा है, सिंतास माहिदे की अगर हम बात करें और इसमें वर्ल्ड बैंक जामिन है तो ये हो ही नहीं सकता कि यूनिलैटरली इंडिया इससे जो है वो फैसला ले ले और पाकिस्तान का पानी रोक दे। यकीनन जो जामिन है उनको भी फिर दरमियान में आना पड़ेगा। और अगर हम शिमला माहिदे की बात करें जो कि 1972 में हुआ था, 1971 की वॉर के बाद, तो फिर उसमें ये तय पाया था कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसको यहीं पे तसव्वुर कर लिया जाएगा और जितनी भी ज़मीन है जो यहाँ तक आ चुकी है इस जंग के बाद, उस पर दोनों ममालिक का जो हक है वो समझ लिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने अब ये भी कहा है कि हम शिमला माहिदे से पीछे हट सकते हैं। अगर आप सिंतास माहिदे को नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद देखना ये है कि फिर लाइन ऑफ जो कंट्रोल है ये कितनी बढ़ सकती है और पाकिस्तान कितनी पेशकदमी आगे कर सकता है। तो भारत को इससे भी खबरदार रहने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल नाजरीन, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है ज़हनी सेहत पर बात करने का। आज हम एक ऐसे नशे पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आवाम की नज़र में आम और कम मारूफ हो, लेकिन अस्पतालों, फार्मेसी और मेडिकल स्टाफ में तेज़ी से फैल रहा है, और ये नशा है नैल्बिन इंजेक्शन का नशा। नैल्बिन दरअसल एक दर्द कम करने वाली दवा है जिसका असल मकसद तो मरीजों को रिलीफ देना होता है, लेकिन जब इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर मुसलसल या फिर ज़्यादा मकदार में किया जाए तो ये एक नशावर आदत बन जाती है। और यही हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, खुसूसन उन लोगों के साथ जो खुद तिब्बी शोबे से वाबस्ता है। पाकिस्तान में नैल्बिन का नशा नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ तक के बाज़ औक़ात डॉक्टर्स में भी रिपोर्ट हो रहा है। ये खामोशी से फैलता है और ख़तरनाक हकीकत इसकी ये है कि फैलता ही चला जाता है, जिस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। आज के सेगमेंट पे आज हम जानेंगे कि नैल्बिन का नशा बनता कैसे है, ये जिस्म और जहन पर क्या असरात मुरतब करता है और कौन लोग इसका शिकार आसानी से हो जाते हैं। तो इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू कर लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपसे ये जानना चाहेंगे कि नैल्बिन इंजेक्शन असल में है क्या और इसे आमतौर पर किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? थैंक यू सो मच। आज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि लोग समझते हैं कि जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, जो हेल्थ का स्टाफ है, वो इम्यून होता है बीमारियों को और ड्रग्स को। ऐसा नहीं है। नैल्बिन क्या है? नैल्बिन एक दर्द कम करने वाला टीका है, जैसे आपने खुद बताया, लेकिन ये ओपिएट पेन किलर है। ये फर्स्ट लाइन पेन किलर नहीं है। सबसे पहले दर्द हो रही हो तो नैल्बिन नहीं देते। ये एक्सट्रीम बहुत पेन है, कार्डिक सर्जरी हुई है, बहुत ऐसी सर्जरी हुई है जिस पे आम पेन रिलीफ काम नहीं कर रहा, कैंसर की पेन है, तो हम नैल्बिन देते हैं।
और ये सही। बहुत कंट्रोल्ड आइटम होता है। अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सिस को भी इसकी फ्रीली रसाई नहीं होती। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि नैलबिल किस तरह नशे की शक्ल इख्तियार करता है बेसिकली, और ये जिस्मानी या जहनी तौर पर किस तरह इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है? देखिए, एक तो ये है कि जब आप सबसे पहले लगाते हैं, ये ओपिएट पेन किलर है। आप समझ लें कि ये हीरोइन का कज़न है। आसानी से मैं आपको समझा सकता हूँ कि ये हीरोइन का कज़न है, मॉर्फिन का कज़न है। सो ये जब आपके अंदर जाएगा, पेन रिलीफ करेगा और सुरूर की कैफियत देगा। फिर आपका दिमाग वो सुरूर की कैफियत बार बार चाहेगा। फिर अगर आप डॉक्टर हैं या नर्स हैं तो आपके साथ अलमारी में ये पड़ा हुआ है, आपने ताला खोलना है, निकालना है और खुद ही लगा लेना है। तो अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, फिर आप हर वक्त उस सुरूर की कैफियत में रहते हैं। कज़न का जो वजन है ना, ये ज़्यादा है क्योंकि ये आसानी से दस्तयाब हो जाता है मेडिकल शोबे से वाबस्ता लोगों को। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में ख़ासतौर पर मेडिकल फील्ड से वाबस्ता अफराद इस नशे में ज़्यादा क्यों मुब्तला हो रहे हैं? क्या आसानी से दस्तयाबी इसकी बड़ी वजह? देखिए, एक तो आसानी से दस्तयाबी, दूसरा स्ट्रेस। एक नर्स है जो 8 घंटे काम कर रही है, 10 घंटे काम कर रही है, घर की भी टेंशन है, उसकी सास को भी उसने देखना है, जाके बच्चों को भी देखना है। यहाँ उसको डॉक्टर्स उसके साथ एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, उनके जो नर्सेज की मेट्रन है वो उसको डांट रही है। तो उसके लिए आसान है कि अलमारी खोले, एक नैल्बिन का टीका लगाए। बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली डॉक्टर्स का आपको पता है कितना स्ट्रेसफुल काम है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब कॉन्सिक्वेंसेज के हवाले से बात करना चाहूँगी। मुझे बताइएगा ये नैल्बिन का नशा जिस्मानी सेहत पर क्या असरात डालता है, किस तरह के विड्रॉल्स आते हैं, और साथ ही साथ जहनी तौर पर कितना आपको तबाह कर देता है? देखिए, आप सोचें कि एक डॉक्टर है जो बज़ाहिर तंदुरुस्त है, उसने यहाँ पे सेंट्रल लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे कैनुला पास कराया हुआ है बड़ी वेन में, और वो वार्डों में जाता है, नर्सों को कहता है कि मुझे नैल्बिन और ग्रेविनेट लगा दो। जस्ट इमेजिन, एक नर्स है जिसने यहाँ छोटी उंगली में एक छोटी सी वेन में कैनुला पास करके रखा हुआ है, चलते फिरते वो नैल्बिन लगा रही है। सो क्या उनकी ज़िंदगी है। मेरे पास एक गायनेकोलॉजिस्ट थी जो एक छोटे शहर का बहुत बड़ा अस्पताल चला रही थी। उनकी एक टांग काटनी पड़ी। आपने फिजिकल हेल्थ की बात की ना, कितने बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उन गायनेकोलॉजिस्ट के 4 अपने बच्चे भी डॉक्टर थे और वो टीके लगाती थी, उनकी टांग एक ज़ाया हो गई। तो डॉक्टर साहब, ये जो लोग नैल्बिन का नशा कर रहे होते हैं, खास तौर पर मेडिकल से वाबस्ता अफराद, ये उसके बाद अपनी ड्यूटीज़ जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो जो पेशेंट जिनको ये देख रहे होते हैं, जिनकी टेक केयर कर रहे होते हैं, वो भी बड़े हाई रिस्क पे होते होंगे। तो फिर इनकी अलामात क्या होती हैं? किस तरह इनको पहचाना जा सकता है कि ये शख्स नैल्बिन का आदी हो चुका है या इसने वो इस्तेमाल की हुई है? देखिए, सबसे पहले तो एक हाई सर्वेलेंस होनी चाहिए। घर वाले भी ये समझें कि अगर हमारा बच्चा या हमारा शौहर डॉक्टर है। मेरे पास अभी एक साहब दाखिल हैं जो एक डॉक्टर हैं, अगेन एक छोटे शहर से आए हैं, बहुत बड़ा अस्पताल चला रहे हैं, सर्जन है, और वो नैल्बिन, ग्रेविनेट, डायज़ेपाम सब कुछ मिक्स करके लगा रहे थे। 6 महीने किसी को पता ही नहीं चला। ओह माय गॉड। सो घर वालों को समझना पड़ेगा कि हमारा शौहर, हमारा बेटा अगर डॉक्टर है तो वो इसमें इसका शिकार हो सकता है। फिर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको पता होना चाहिए कि यार ये हमारे वार्ड का डॉक्टर है, इसने हर वक्त खुद कैनुला लगाया होता है, इसने यहाँ पे लाइन क्यों पास कराई हुई है, ये ड्यूटीज क्यों ठीक नहीं कर रहा। 3 महीने पहले तक तो ये बहुत अच्छा डॉक्टर था, सारी ड्यूटीज करता था, अब ये हर वक्त मस्त ही रहता है। तो कान खड़े होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, कॉन्सिक्वेंसेस पे तो बात होगी है, मैं जानना चाहूँगी इस नशे से छुटकारा कैसे मुमकिन है, और ऐसा कोई इलाज बताइए जो मौसर हो, जो इससे छुटकारा हासिल करवाने में हमारी मदद कर सके या लोगों की मदद कर सके। देखें, हम हमेशा प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करते हैं, इसको फैलने से रोकना होगा। मैं इसको 2 में डिवाइड कर देता हूँ। अगर आप प्राइमरी प्रिवेंशन करेंगे, डॉक्टर्स को भी, नर्सेज को भी बगैर लिखे, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इसकी एक्सेस नहीं होगी, तो हम लोगों को बचा लेंगे। बिल्कुल। जब एक दफ़ा वो इसका शिकार हो जाएंगे, उन्होंने लाइन पास कर ली है, फिर सिवाय एडमिशन के, चूँकि इसमें घर पे इलाज बहुत मुश्किल है, अस्पताल में वो जा रहा है, उसको अवेलेबिलिटी है, तो उस माहौल से काटना और एडमिट करना हॉस्पिटल में, मैंने आपको बताया हर वक्त मेरे पास 2 से 3 डॉक्टर दाखिल होते हैं जो अमूमन ये नैल्बिन, ग्रेविनेट के नशे में ही होते हैं, या कैंसर पेशेंट्स होते हैं जिनका कैंसर ठीक हो गया होता है, लेकिन कैंसर पेन की वजह से, नैल्बिन लगने की वजह से वो नैल्बिन एडिक्ट हो गए होते हैं। तो फिर सिवाय दाखिले के, क्योंकि आपको पता है हमारी फार्मेसीज में ओवर द काउंटर, बड़ी फार्मेसीज में ना मिले, छोटी गली मोहल्ले की फार्मेसी में ओवर द काउंटर, थोड़े से ताल्लुकात पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये सच है कि नैल्बिन का नशा छोड़ना दीगर मनशियात के मुकाबले में कुछ ज़्यादा मुश्किल होता है? जी, हमारा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस यही है, चूँकि वो जो सुरूर की कैफियत मिलती है ना,
और फिर आप डॉक्टर हैं या नर्स हैं, आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक है, शुरू में थोड़ी देर के लिए वो सुरूर की कैफियत मिलती है, फिर आपने खुद लाइन लगवा ली होती है, आप खुद लगा सकते हैं, सारा पैकेज आपकी आर्म्स लेंथ पे मौजूद है। फिर आप इलाज कराने के लिए भी मेरे इस प्रैक्टिस में सबसे मुश्किल पेशेंट डॉक्टर्स और नर्सेज होते हैं। वो मसले को मानने को तैयार ही नहीं होते। कम पढ़ा लिखा मरीज जो है ना, उसको उसका इलाज करना, उसको बेहतर करना आसान होता है। ज्यादा पढ़े लिखे मरीज का इलाज करना, उसको बेहतर करना बहुत मुश्किल होता है। वो तो कहता है मैं खुद ही डॉक्टर हूँ तो मुझे कैसे कोई बीमारी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बतौर माहिर नफ्सियात आप नौजवानों और ख़ास तौर पर तिब्बी अमले के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि वो इस नशे से महफूज रह सकें, प्रिकॉशनरी मेजर्स इख्तियार कर सकें? अगेन प्राइमरी प्रिवेंशन। देखें, आप अगर नर्स हैं, डॉक्टर हैं, तो कोई आपको वॉक एक्सरसाइज से नहीं रोकता, कोई आपको अपने काम पे बाउंड्री सेट करने से नहीं रोकता। अपनी स्ट्रेस कोपिंग को बेहतर करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें और लोगों से मिलें। और जब आपको लगे कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है और ये जॉब आपकी मेंटल हेल्थ की कॉस्ट पे आ रही है, थोड़ी सी ब्रेक लगाएं, छुट्टी लें, जॉब चेंज करने का सोचें। लेकिन अगर आप वीक कोपिंग की तरफ जाएंगे, यार अलमारी से निकालो नैल्बिन, मैं एक नैल्बिन लगा लेता हूँ, ग्रेविनेट लगा लेता हूँ, वेलियम लगा लेता हूँ, तो फिर ये कहीं रुकेगा नहीं मामला। और मेरे पास एक पेशेंट है जो अगेन डॉक्टर है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है, उसको नैल्बिन एडिक्शन की वजह से दिमाग में 4-5 फॉलेज इकट्ठे पड़े, उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ, यहाँ से हार्ट से क्लॉट उसके दिमाग में गए, वो 3 महीने वेंटिलेटर पे रहा। अब वो अपने चेक पे साइन भी नहीं कर सकता, वो अंगूठा भी नहीं लगा सकता, वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट, नैल्बिन एडिक्शन की वजह से। बिल्कुल ठीक है, बहुत ख़तरनाक है ये नशा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस पर तफसीलन की। और नाज़रीन, यकीनन जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपके प्यारे हैं, और इसमें ये कोई तमीज़ नहीं है कि ये पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, आपको सब पर नज़र रखने की ज़रूरत है, उनकी हरकत व सकनात, उनकी आदत को, कि किसी भी तरह से वो किसी भी किस्म के नशे में तो मुब्तला नहीं है, किसी लत में तो वो मुब्तला नहीं हो गए नशे की। बिल्कुल नाज़रीन, और इसी बात के साथ जो दिल दहला देने वाली बात है, आपको अपने प्यारों का ख्याल रखना चाहिए, हमें लेनी चाहिए एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर लेते हैं कुछ कैनाल्स के तनाज़े पर। तो इस मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। पीपल्स पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तमाम शराइत मान ली हैं और फिलहाल कैनाल्स मंसूबे से पीछे हट गई है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द ने मुलाकात की, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो ने मुश्तरका तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि दरियाए सिंध पर नई नहरों की तामीर का काम रोक दिया गया है। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास अब 2 मई को बुला लिया गया है और ये मामला इजलास में पेश किया जाएगा। CCI में जब तक बाहमी रजामंदी से कोई फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोई नहर तामीर नहीं होगी। इसी मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और कहा है कि उन्होंने हमारी शिकायत को सुना, पीपल्स पार्टी के असूली मौक़िफ़ और मुतालबात को तस्लीम किया। हमारा इस बात पर इत्तफ़ाक़ हुआ है कि बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म के इस ऐलान पर पीपल्स पार्टी ने सिंध भर में मुसलसल 3 दिन इजहार तशक्कुर, रैलियां निकालने और जश्न मनाने का ऐलान कर दिया है। निसार खोड़ो कहते हैं कि मुतनाज़ा कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम की जिद्दोजहद के बायस वफाकी हुकूमत को सिंध का मौक़िफ़ तस्लीम करना पड़ा। सिंध हुकूमत CCI में भी सिंध का भरपूर मुकदमा लड़ेगी और मुतनाज़ा कैनाल्स मंसूबे को ख़त्म कराएगी। नाज़रीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आदिल निज़ामी साहब। आदिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म ने कैनाल्स मंसूबा रोकने का ऐलान कर दिया है। क्या पीपल्स पार्टी ने एहतजाज और प्रेशर के ज़रिए वफाकी हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर किया, या मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने इस मंसूबे से पीछे हटने में आफियत जानी? बहुत शुक्रिया। हम देख रहे हैं कि कैनाल्स के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका मौक़िफ़ किस तरह सख्त एक मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, लेकिन उस मौक़िफ़ को देने में थोड़ी ताख़ीर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जब वहां पर देखा गया कि कौम परस्त जो सियासी जमातें हैं सिंध के अंदर, GDA है, वकला है, सिविल सोसाइटी है, जो कौम परस्त है, उन्होंने जब इसके ऊपर रिएक्शन दिया तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साहब को इसको जरा टेकअप करना पड़ा। वरना माजी में तो सदर पाकिस्तान पर भी इल्जाम रखता रहा है कि वो इस हवाले से इजलासों में भी शरीक रहे हैं जहाँ पे सारा मनसूबा डिस्कस होता रहा। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से अचानक से आ जाना, क्योंकि मैं आपको 2 से 3 रोज पहले की खबरें मैं बताता हूँ कि वफाकी हुकूमत की जानिब से बैक चैनल पर बहुत सी हवाले से लोगों को ब्रीफिंग दी जा रही थी, जर्नलिस्टों को बताया जा रहा था कि मंसूबा बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर एक कह लें कि फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो इंडिया के साथ मामला हुआ है
भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने का जो फैसला सामने आया, तो उसमें एक नेशनल यूनिटी की जरूरत थी, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी दिखाई है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दिखाई है। एकदम से प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को बुलाते हैं, उनके साथ सीएम आते हैं, जो बड़ा आज से 3 से 4 दिन पहले तक बड़ा सख्त उनका भी मौकफ था। वफाकी हुकूमत भी अपने मामले पर डटी हुई नजर आ रही थी, पंजाब और सिंध भी आमने सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन एकदम से हम देखते हैं कि इस पे ब्रेक थ्रू होता है और अभी इसको पोस्टपोन किया गया, जो अच्छी चीज है। लेकिन इस तरह की जो मसाइल हैं, ये टेक्निकल चीजें हैं, इसके ऊपर एक्सपर्ट बैठे हैं, जिस सीसीआई की बात कर रहे हैं, मुश्तरका मफादात काउंसिल की, वहां पे पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर हैं वो बैठे, टेक्निकल जो लोग उनसे ब्रीफिंग ले, तो इस तरह की चीज इस तरह उनको बिल्कुल आदिल। और पीपल्स पार्टी का ये बार बार हम सुन भी रहे थे कि ये मुतालबा भी था कि मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, वहां बैठ के मिल के बात करते हैं। अब ये इजलास 2 मई को बुला लिया गया। आपको लगता है कि सीसीआई के अंदर कैनाल्स का मामला बाहमी रजामंदी से हल हो जाएगा, या फिर वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर सकती है इस पे? उज़ैर, इसमें मजमूई तौर पर देखें 6 कैनाल्स हैं। उन 6 कैनाल्स पर, सब कैनाल्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। जब एक मनसूबा शुरू हुआ, जैसा मैंने पहले कहा, उसकी जो ब्रीफिंग दी जा रही थी, प्रेसिडेंट भी उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन जो एक रिएक्शन आया, रिएक्शन के बाद इस तरह का रिएक्शन हमें सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से देखने को मिला। अब इसमें जो चोलिस्तान कैनाल है, बल्कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हल्के हैं, जो किरानुमा है, वो बैठ के इस पर बात भी करते हैं कि चोलिस्तान जो कैनाल है उसके ऊपर ज्यादा नौयत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब ये 6 हैं, मुश्तरका मफादात काउंसिल में जब इसको डिस्कस किया जाएगा, शायद जो 1-2 कैनाल्स इस पर ज्यादा रिजर्वेशन है सूबा सिंध को, उनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन जो बाकी कैनाल्स हैं काफी ऊपर तो काम शुरू भी हो चुका है। अगर आपने ग्रीन इनिशिएटिव की जानिब जाना है, अगर आपने जो गैर आबाद इलाके उनको आबाद करना है, तो माजी में भी इस तरह कैनाल्स बनती रही हैं, सिंध में भी बनती रही हैं, पंजाब में भी बनती रही हैं, दीगर सूबों में भी बनती रही हैं। तो एक कंसेंसस के साथ मुझे जो लगता है कि 3-4 कैनाल्स बन जाएंगी। 1-2 जो है उनका मामला हो सकता है कि उसको खत्म कर दिया जाए, या उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, कालाबाग डैम का उन्होंने तस्करा किया, उन्होंने कहा जी बड़ा जरूरी था और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के पानी की जो जरूरियात है उसके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के वफाक को मालूम पड़ा कि जब सूबे उसके ऊपर कंसेंसस नहीं हो रहा, तो एक लार्जर इंटरेस्ट के अंदर हमने उसको जो है वो खत्म किया या पोस्टपोन किया, जो भी कह ले। तो सम हो इधर भी। आदिल, मैं इसी हवाले से जानना चाहूंगी, मुझे बताएगा कि वफाकी हुकूमत की कैनाल्स मंसूबे से दस्तबरदारी के बाद क्या आपको लगता है कि मामला कालाबाग डैम की तरह सर्द खाने में चला जाएगा, या ये मंसूबा हर सूरत मुकम्मल होगा? क्या कहेंगे? लेकिन नजफ, ये मुकम्मल तौर पे तो खत्म नहीं होगा, अच्छा। मैंने पहले भी कहा, और मुकम्मल तौर पर तो जो सियासी जमातें हैं, सिंध कॉन्फ्रेंस जमातें हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनको भी तमाम कैनाल्स के ऊपर उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। असल मसला है चोलिस्तान कैनाल। चोलिस्तान कैनाल का मसला ये था कि उसके बारे में अभी तक हुकूमत की जानिब से जब इसको पूरा प्लान बनाया जा रहा था, उसकी मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग बताते हैं, जो इनसाइडर सामने आई हैं कि बड़ा मंसूबा है, इसके अंदर कोई बैराज बनेंगे, वहां से नहरों से आगे नहरें निकाली जाएंगी, पूरा चोलिस्तान सैराब करने का प्रोग्राम है। अगर इस तरह की चीजें तो डेफिनेटली सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। पाकिस्तान में पानी की हम देखते हैं अभी जो मामला नजर आ रहे हैं, ऑलरेडी कमी का सामना है, और जिस तरह की चीजें अब भारत की जानिब से पहले भी ऑल्दो फ्लो ऑफ दी वाटर के ऊपर मुख्तलिफ नौयत के मंसूबे बने, लेकिन सब उन्होंने पाकिस्तान की जो पानी की वो मामला थे उनको डैमेज तो किया ना, और इस तरह के थ्रेट्स तो हैं। तो सिंध जो है वो माजी में भी इस हवाले से चीजों को फील करता रहा है, तो अब भी फील कर रहा है। वो हमने कालाबाग डैम की सूरत में देखा था, वहाँ की कॉन्फ्रेंस सियासी जमातें हों, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया। परवेज मुशर्रफ दौर में उन्होंने भी कोशिश की कंसेंसस पैदा करने की, वो भी नहीं कर पाए। तो यहाँ पर भी यही लगता है कि जो सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो सब एड्रेस होंगे, और वो कैनाल्स जहाँ पे वाकई सब कुछ जेन्युइन किस्म के कंसर्न्स हैं, उनको शायद जो है वो खत्म करना पड़ जाए। अच्छा आदिल, निसार खोड़ो साहब ये कहते हैं कि सिंध के अवाम की जिद्दोजहद के सबब वफाकी हुकूमत को सिंध का मौक़िफ़ तस्लीम करना पड़ा है। आपकी राय में क्या ये एक सियासी फतह है या सिर्फ एक वक्ती हल है? देखिए, सियासी फतह तो सम हो, अब सियासी जमाते क्रेडिट तो लेंगी ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एंट्री थोड़ी सी इसमें लेट भी हुई, जब बाकी लोगों ने वहां पर आवाज बुलंद की, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से मुतारिक हुई, क्योंकि वफाक में हुकूमत का हिस्सा भी थी। बिलावल भुट्टो को डिफरेंट शहरों में जाके जलसा आम भी करने पड़े। हैदराबाद में जलसा आम किया, उन्होंने कहा कि हम अवामी मैंडेट के साथ आए हैं, हम वफाकी हुकूमत नहीं, इस अवाम के साथ, इस मैंडेट के साथ खड़े होंगे, हुकूमत से बाहर आ जाएंगे। मुराद अली शाह बारहा इस तरह का इज़हार ख्याल कर रहे थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग गढ़ है सिंध, वहां से उसका वोटर है, उसका सपोर्टर है, तो उसको कहने के खुश करने के लिए वो ना सिर्फ इस पूरी सूरत हाल में आगे आए थे, और अब जब उसको सम हो रिलीफ मिला है या उनके जो मौकफ है उसको सम हो
मान लिया गया कि कम से कम CCI में तो जाके डिस्कस होगा। तो योम तशक्कुर भी 3 दिन मना रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं, और जिस तरह पॉलिटिकल बयानात होते हैं, पॉलिटिकल अपनी कह लें कि फतह का ऐलान भी कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा आदिल, मिनरल्स एक्ट का मामला भी मुतनाज़े हो चुका है, KP हुकूमत ने इसे मुस्तरद कर दिया है। क्या इस मामले पर भी वफाकी हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा या KP हुकूमत से ये मसला बाहमी रजामंदी से हल हो पाएगा? देखिए, माइंड्स एंड बिल्डर्स वाला जो अभी केनाल का भी जो चीजें थी, उसमें भी जब स्ट्रेटेजिक केनाल का लफ्ज आ गया और वहां पे स्ट्रेटेजिक मादनियात और इस तरह की चीजें आई, तो वहां पे कुछ सम हो कंसर्न, ये टेक्निकल चीजें थी। मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया में इतनी मॉडर्नाइजेशन हो गई है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, और हम अपने इस तरह के इश्यूज में, ऐसे इश्यूज जो अगर लार्जर उसकी तस्वीर देखें तो पाकिस्तान के लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए है। तो इस तरह की चीजों को हमें पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उधर हमें कंसेंसस पैदा करना चाहिए, अपनी सियासत से आगे चलकर सोचना चाहिए। अब एक प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कि उनके लिए मुश्किल टाइम आने वाला है, 15 दिन पहले तक उनका पेट्रोल के बारे में एक मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब देखते हैं गवर्नमेंट जाने वाली है तो पेट्रोल की कीमत, वो तमाम जनाब जो पूरी प्रैक्टिस थी उसे हटकर 150 रुपए मुकर्रर कर जाते हैं, जिसका बाद में आपकी इकोनॉमी ने किस तरह खमियाजा भुगता। अब इस तरह की जो ये चीजें हैं, ये भी सामो ऐसी ही हैं। आदिल, चीजें तो ऐसी हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं दे पा रही। खास तौर पर बानी भीटिया ने मिनरल्स एक्ट में पेशरफ्त को तो सियासी मुलाकातों से मशरूत कर दिया था, लेकिन सियासी मुलाकातें तो दूर की बात, उनकी बहनों को भी इजाजत नहीं मिल रही। तो हुकूमत बानी PTI से सियासी रहनुमाओं को मुलाकातों की इजाजत आखिर क्यों नहीं दे रही? देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा कहने डव एंड हॉक्स का मामला है। वो लोग जो सख्त गिर हैं, जिनका मौकफ थोड़ा सा कह लें कि हार्ड है, जिनको हम हार्ड लाइनर्स कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उन तमाम लोगों को रसाई नहीं दी जा रही। क्योंकि मरवत साहब पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने एक कह लें कि एक दावा किया है, उनका दावा है मरवत साहब का कि बानी PTI के साथ समहो डील जो है वो डन हो चुकी है। CBMs के लिए उनको कहा गया है जनाब कि आपने 60 रोज तक अपना जो सोशल मीडिया है कोई इस तरह का बयान नहीं देना। तो आज मेरे ख्याल से 20 रोज गुजर चुके हैं, 40 रोज उसमें बाकी है, और हम देख भी रहे हैं कि कोई उस तरह के सख्त नौयत के बयानात भी नहीं है। तो शायद ये वो मुहर्रिकात हैं, वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसे लोग जैसे हलीमा खान साहिबा हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, इस जो हार्ड लाइनर समझे जाते हैं, माजी में भी कई बार डील के करीब पहुंचते हैं, लेकिन आकर बाहर कुछ इस नौयत के बयान सामने आ जाते हैं, इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ गई, जिसकी वजह से पार्टी के लिए भी मुश्किलात रही। बानी PTI जो बाहर आ सकते थे किसी न किसी नतीजे में, वो भी नहीं आ पाए। तो फिलहाल यही लग रहा है कि ऐसे लोग जो सख्त गिर समझे जाते हैं पार्टी के अंदर, उनको बानी PTI तक बिल्कुल आदिल साहब बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने सही कहा कि हामी हो या मुखालिफ हो तहरीक इंसाफ के, सबका ये मानना है कि सोशल मीडिया की वजह से जो जमात है उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहरहाल अच्छी खबर ये है और खुशाइन खबर ये है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से अब जश्न मनाया जा रहा है, और जो बार बार मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का उनकी जानिब से एक रिक्वेस्ट की जा रही थी, वफाकी हुकूमत से जो मुतालबा था वो मान लिया गया है। अब देखना ये कि क्या ये आर्जी रिलीफ है कैनाल्स के मामले पर, या फिर जब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास होगा अब वहाँ पर जाकर वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी को कन्विंस कर लेगी। बिल्कुल नाजरीन, और इसी सेगमेंट के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत और बासलाहियत खातून से करवाते हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने फन को पहचान बनाया बल्कि इसे दूसरों की जिंदगी बदलने का जरिया भी बनाया। कुछ फन तो आप हमारे दरमियान में भी देख सकते हैं, बाकी हम आपको बाद में डिस्प्ले करेंगे। बिल्कुल नाजरीन, और उनका ताल्लुक जो है मियाँ चन्नू से है, और इसके साथ साथ वो क्रोशिये और नेटवेयर के हैंडमेड फन को नई पहचान दे रही हैं। उन्होंने ना सिर्फ क्रोशिया और नेटवेयर के रिवायती फ़न को जदीद अंदाज में सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचाया, बल्कि अपने इस सफ़र में दर्जनों ख़वातीन को भी अपने साथ जोड़ा, जो कि सबसे बेहतरीन बात है। उन ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया, हुनर सिखाया, माली खुद मुख्तारी दी और एक खुददार ज़िंदगी की जानिब बढ़ने में मदद दी। उन्होंने सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप का वो रूप पेश किया है जो सिर्फ ब्रांड बनाने में नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों को संवारने में भी यकीन रखता है। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नायाब गौहर। नायाब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। नायाब, हमें ये बताएं कि आज के ज़माने में जहाँ लोग जदीद से जदीद हुनर सीख रहे हैं, आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपको क्रोशिया और नेटवेयर जैसे रिवायती फ़न को दोबारा से लोगों के सामने पेश करने का ख्याल किस तरह से है, और लोगों को हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पसंदीदगी का भी इज़हार कर रहे हैं इस पर? सो बेसिकली इसको सीखना दैट वाज माय पर्सनल चॉइस। मुझे मैंने एक पिंटरेस्ट पे वेस्ट देखी जो क्रोशे की बनी हुई थी, और मुझे अच्छी लगी, ढूंढना शुरू की तो कहीं से मिली नहीं पाकिस्तान से। अच्छा। उस टाइम पे ऑनलाइन इतनी कोई चीज़ें लोग बनाते नहीं थे। इट वाज इन 2019।
तो मैंने सेकंड हैंड मार्केट विजिट की, मैंने कहा वहाँ पे तो अंग्रेज़ों की चीज़ें आती हैं तो शायद मुझे वहाँ से मिल जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से भी नहीं मिली। एक मिली लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा होल्स थे, डैमेज थी, यूज़ नहीं हो सकती थी। तो लड़कियों का एक दिमागी खराबी होती, जो चीज़ घुस जाती है दिमाग में कि लेनी है, हो जाए तो उनको होता है ये करके छोड़नी लेनी है बस। तो मैं वापस अपने घर गई हॉस्टल से। वहाँ एक आंटी थी, उनको आता था क्रोशे का काम थोड़ा बहुत। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बना लेंगी ये? मुझे कहती बेटा ये बहुत मुश्किल है, सीधा सीधा आंदा है सानू। अच्छा। मैंने कहा अच्छा चले। फिर मैं सेमेस्टर ब्रेक पे थी तो मैंने सोचा अच्छा चलो यूट्यूब से सर्च करना शुरू किया। वहाँ मैंने उसका पैटर्न देखा। फिर एक पुराने ज़माने का बारीक सा सुइयों वाला क्रोशिया होता था, मैंने उसी से बनाना शुरू कर दिया कि चलो सीखूं तो सही उससे। ठीक है। फिर वहाँ से सीखा और फिर अल्टीमेटली अच्छा नायाब, आपने वहाँ से तो सीख लिया और आपने बनाना शुरू कर दिया सीखते सीखते। मुझे ये बताइए, जो सोशल मीडिया पे जो आपका ब्रांड है नायाब बाय नायाब गौहर, इसका आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? कैसे किसी दोस्त ने कहा, मशवरा दिया कि सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बनाओ, अपना पेज बनाओ, वहाँ से आपको सेल मिलेगी, मार्केट अच्छी हो जाएगी? ये किसका मशवरा था? ये बेसिकली किसी का मशवरा नहीं था, खुद का आइडिया? ये आइडिया खुद का था। और ये आइडिया बेसिकली इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करने का मकसद, इट वाज जस्ट बिकॉज आई वांट टू सपोर्ट माय ब्रदर। मेरे भाई ही वाज डायग्नोज्ड विद ल्यूकीमिया एंड ही इज़ नो मोर, ही पास्ड अवे इन 2020 फरवरी में। तो ही वॉज वेरी डिप्रेस के यू नो ल्यूकीमिया है तो मैं इनका बजट ले रहा हूँ, ये है वो है, दिमाग में उसके अजीबो गरीब बातें। तो मैंने कहा छोड़ो, मैं काम कर रही हूँ, देखो हमारे पास एक रेवेन्यू का सोर्स है। तो इट वाज जस्ट टू उसको मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए। और फिर उसकी डेथ के बाद ये काम मैंने खुद को इमोशनली सीधा रखने के लिए किया कि आई वांट टू मेक समथिंग। बिज़ी रहना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मेरा दिमाग उस तरफ ना जाए जिससे मैं परेशान हो रही हूँ एक बात से। तो इट वाज जस्ट दोनों चीज़ों को मिला के एंड देन आखिर में फिर इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल कॉजेज़। आई वॉन्ट टू सपोर्ट एनिमल्स। जानवरों को कोई नहीं पूछता है, वो मर रहे होते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में आपका बड़ा रोल है और आपने CEIP जैसे इदारों के साथ मिलकर ख़वातीन को हुनर भी दिया, माली मदद भी उनको फराहम की। आप हमें ये बताएं कोलैबोरेशन किस तरह से हुआ और इससे जुड़ी जो ख़वातीन हैं उनकी ज़िंदगियों में क्या नुमाया तब्दीली आई जिसे देख के आपको लगा कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही हूँ? ओके, आई डोंट नो द एक्चुअल नेम, जो जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई थी, मुझे एजुकेट किया था, दोज वर परवाने निसा। उसके बाद US स्टेट डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम है AWE, उन्होंने मुझे बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज सिखाए थे। देयर कोर्सेज आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना। उसके बाद पाकिस्तान के NICs है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स, फैसलाबाद का, वहाँ पे मैं इंक्यूबेट रही। तो उनका जो मेन पर्पस होता है US स्टेट डिपार्टमेंट का भी, दे वांट टू एम्पावर द वुमेन हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, जो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया से थे। सही। और मेरा काम क्योंकि इस तरह से है कि लोग देहात के लोग इसको ज़्यादा करना पसंद करते हैं बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू अभी। इसी हवाले से मैं बात करना चाह रही थी, आपके काम के अंदर नायाब फन, रिवायत भी है, समाजी पहलू भी नज़र आता है, और ये तीनों पहलुओं को एट अ टाइम किस तरह आप लेकर चल रही हैं। इसके साथ साथ इस चीज़ में कोई शक नहीं, आपको देखकर बहुत सारी ख़वातीन मोटिवेट होती हैं कि हमें भी ज़िंदगी में कुछ करना है, हमें भी अपना काम करना है, पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली की कफालत करनी है। ये दोनों पहलुओं को आप कैसे देखती हैं? ख़वातीन जो होती हैं, I'll talk from the perspective of my village. जी जी। वो they want to do something, वो चाहती हैं कि हम अपना ख़र्चा खुद करें, अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें पूरी करें, बट उनके पास कोई सोर्स नहीं होता कि वो करें कैसे। एंड दे हैव द वो जो एक अंदर से एक जुनून होता है ना उनके अंदर, वो भी ये नहीं कि मैं सिखाने की शौकीन हूँ, उनको खुद था कि मुझे सीखना है। उनको मेरे से ज़्यादा है कि हम सीखें, हम करें, हमें सिखा देंगे, कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे, सीख लेंगे। तो उनको जब हम एम्पावर करते हैं विद द स्किल एंड विद द स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो डेफिनेटली एक सोशल इम्पैक्ट भी उससे क्रिएट होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर। हमारी इकोनॉमी को वो लेके आगे चलती हैं, तो अपने घरों में वो अपने इंडिपेंडेंट हो जाती हैं और बिल्कुल सहारा बन जाती हैं, घर बड़ा अच्छा हो जाता है, हालात बदल जाते हैं बिल्कुल ही घर के। अच्छा नायाब, सोशल मीडिया पर आपका काम बड़ा मकबूल है, बड़ा पसंद किया जाता है। आप समझती हैं कि हुनरमंद ख़वातीन के लिए सोशल मीडिया एक मजबूत प्लेटफॉर्म बन सकता है? इस हवाले से आप पाकिस्तानी ख़वातीन को क्या मशवरा देना चाहेंगी? क्या ख़ास टिप्स हैं अपने काम से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड आप देना चाहें?
सोशल मीडिया आज के दौर में इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, लेकिन आई मस्ट ऐड यू हैव टू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील टू बी ऑन सोशल मीडिया। उसकी वजह ये सोशल मीडिया आपको पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं देता, इट गिव्स यू द नेगेटिव एनर्जी एज वेल। हर कोई आपके काम को पसंद नहीं करता, अप्रिशिएट नहीं करता। बहुत जबरदस्त बात आपने कही। देयर वुड बी पीपल जो आपको रैंडमली हमें आके कुछ ना कुछ बोल शाइनी साइड देखते हैं लोग। एग्जैक्टली, जो ऐसे कंप्यूटर के पीछे बैठे हैं, मैं खुद कुछ नहीं जिंदगी अच्छा, में मैं कमेंट ये कर बता दें लेंगे। कि एक छोटी सी चीज से लेके एक बड़ी चीज बनाने तक कितना वक्त दरकार होता है और आप क्या क्या बना रही हैं इसके जरिए? हम टॉयज बनाते हैं, अच्छा। बच्चों की चीज़ें, सैंडल्स, अपैरल बना रहे हैं, अडल्ट अपैरल। हमारा मेजर आइटम जो है अडल्ट अपैरल है, अच्छा। मॉडर्न निटवेयर और क्रोशे जो है। और उसके बाद होम डेकोर में ब्लैंकेट्स, बेडशीट्स एक्सेट्रा सारी चीज़ें। उसके अलावा आजकल हमारे बुके ब्लैंकेट बड़े वायरल चल रहे हैं। जो मैं बिल्कुल स्क्रीन पे सब देख रही हूँ, वीडियो साथ चल रही है, कि बहुत ही खूबसूरत। ओह माय These are the गॉड। blankets, but they turn into a bouquet. अच्छा, और यहाँ पे भी हमें आपने लग रहा है ये जो डॉल है ना, इसके सर पे इस तरह जिस तरह फूलों का ताज है कोई। It's actually a reversible bouquet. If you hold it and then turn it upside down, तो फिर तो ये मैं जरूर करना चाहूंगी। yeah. ये एक्सपीरियंस हम करके देखते हैं। ओह माय गॉड, वाओ, जबरदस्त। Oh ये my तो बुके God. में तब्दील हो गया। Yeah, दिस इज it's a सो bouquet. क्यूट। आपने तो बड़ा बजट फ्रेंडली रखा हुआ है, मतलब एक बजट में दो काम नायाब हो सकते हैं। Exactly. वेरी क्यूट। अच्छा नायाब, मैं जाना, इतनी खूबसूरत चीजें हैं, जाहिर बात है इसमें बहुत मेहनत, टाइम दरकार होता है। कितनी कीमत है इन सब की? मतलब अगर स्पेसिफिकली मैं इस डॉल के बारे में जानना चाहूँ। खरीदार Okay. मिल गया नयाब, बता दें, मुझे अच्छी तो कीमत बहुत बता ही दें। क्यूट लगी है। और सबसे मजे की बात है इसमें जो सरप्राइज अभी मुझे मिला है, Okay. कि आपका क्या एक पैकेज है बजट Yeah. का? इसकी जो रिटेल प्राइस है वो 4000 है। लेकिन और- आपके लिए 6000। क्योंकि मैंने शो पे बुलाया इसलिए। मिनिमम हमारी रेंज जो है वो 1500 से स्टार्ट होती हैं ठीक है। चीज़ें, और उसके बाद रेंज हमारी जाती है। अभी तक हमने जो सबसे हाई बजट प्रोडक्ट बनाई है वो एक कोआला बेड मैंने बनाया है, और वो 38K का है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो नायाब, बहुत शुक्रिया। और आपका जो नाम है ना आपके ब्रांड का, नायाब बाय नायाब गोहर, आप तो गोहरे नायाब बना रही हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद Thank का। you so much. और नाज़रीन, अब आपको एक कहानी सुना देते हैं। जिस तरह से अब देखा आपने कि नायाब किस तरह से ख़वातीन को एम्पावर कर रही हैं, तो हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। उसके बाद इसी तरह की एक और स्टोरी जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। बचपन में शेख चिल्ली की कहानी तो सबने ही सुनी होगी, जो अपने सर पे दूध का मटका लेकर जनाब अपनी मस्ती में जा रहा होता है। रास्ते में तरह तरह के ख्वाब देख रहा होता है कि इस दूध से मक्खन निकालेगा, मक्खन क्या को बात फरोख्त करेगा, ओहो। मुर्गियां खरीदेगा जनाब, और उनके अंडे बेचेगा, फिर दौलत का अंबार लग जाएगा। बहुत खूब। लेकिन अभी वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि जनाब मटका धड़ाम से नीचे गिरता है, ख्वाब टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन नाजरीन, अब लगता है कि शेख चिल्ली का वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही नहीं रहा, बल्कि हकीकत में तब्दील होने जा रहा है। क्योंकि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन ने मकामी सतह पर, जी हाँ लोकली, मुर्गी की एक ऐसी नई नस्ल तैयार कर ली है जो साल भर में 200 अंडे देने की सलाहियत रखती है। 200 अंडे। ओह माय गॉड। इस मुर्गी को यूनिगोल्ड का नाम दिया गया है। यानी कहानियों में तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का बड़ा सुना, लेकिन ये यूनिगोल्ड नाम दिया गया है क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ये अंडे देती है। और ये नस्ल खास तौर पर पाकिस्तान के देही इलाकों और छोटे फार्मर्स के लिए तैयार की गई है, ताकि वो कम लागत में ज़्यादा पैदावार हासिल कर सके। और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम देखते हैं गाँव में, देहातों में, जिस तरह भी नायाब भी बात कर रही थी कि ख़वातीन कुछ ना कुछ करती हैं अर्निंग करने के लिए, डिपेंडेंट होने, किसी पे डिपेंडेंट ना उन्हें होना पड़े, खुद मुख्तार होने के लिए। तो वो इस तरह से हम देखते हैं कि अंडों को भी फ़रोख्त करती हैं और भी चीज़ों को फ़रोख्त करके कुछ पैसे अर्न कर रही होती हैं। और ये तो होगी, आओ सिखाऊं तुझे अंडे का फंडा। आपको ये भी बताते चलते हैं कि आम देसी मुर्गी साल में बामुश्किल 70 से 80 अंडे देती है, जबकि यूनी गोल्डन जो मुर्गी है वो 200 से ज़्यादा अंडे देने की सलाहियत रखती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये कम खुराक में ये काम करती है। इसके अलावा ये नस्ल मौसमियाती असरात, ख़ास तौर पर गर्मी को भी बेहतर अंदाज में बर्दाश्त कर सकती है। क्या तो जनाब, ये तो एक खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की। और जो प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक ये बड़ी अच्छी खबर है, वो भी इस तरह की मुर्गियां शहर के अंदर भी पाल सकते हैं। तो आप सोचिए, अब सोच विचार करें कि आपने क्या करना है। हम ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हमारे हेल्थ सेगमेंट की जानिब और जिक्र करते हैं मलेरिया का, जो कि सिर्फ एक बीमारी ही नहीं बल्कि एक मुसलसल चैलेंज है जो हर साल लाखों इंसानों की जानों को खतरे में डाल देता है। हर साल 25 अप्रैल को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, ताकि इस बीमारी के खिलाफ आगाही, हिफाजत और इलाज के पैगाम को आम किया जा सके।
ये दिन पहली बार 2007 में आलमी इदारे सेहत WHO के तहत मनाया गया और तब से ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि मलेरिया जैसे मरज का खात्मा सिर्फ दवा से ही नहीं बल्कि आगाही, एहतियात और आलमी कोशिशों से मुमकिन है। मलेरिया मच्छर के जरिए फैलने वाली एक बीमारी जो बर वक्त इलाज ना होने की सूरत में जानलेवा साबित हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में मलेरिया से हर साल लाखों अफराद मुतासर होते हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और हामिला खवातीन की हैं। वर्ल्ड मलेरिया डे 2025 का थीम है मलेरिया एंड्स विद अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट। बदकिस्मती से पाकिस्तान में 2025 के आगाज से ही मलेरिया के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। खासतौर पर सिंध, बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि मलेरिया अब अपनी शिद्दत बदल कर दिमागी मलेरिया की शक्ल में भी जाहिर हो रहा है, जो खासतौर पर बच्चों और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त रखने वाले अफराद पर हमलावर होता है। आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि मलेरिया होता क्या है और किस तरह से किया जा सकता है और क्या पाकिस्तान में इसके मुकम्मल खात्मे की कोई उम्मीद है। तो हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल फिजिशियन डॉक्टर रुबीना उस्मान। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों के लिए ज़रा सिंप्लीफाई कीजिएगा, आसान अल्फाज में समझाइएगा कि ये मलेरिया दरअसल होता क्या है और क्या ये हर मच्छर के काटने से हो सकता है या फिर किसी खास किस्म के मच्छर के जरिए ही फैलता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि ये असल में जो इसकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है वो उसमें बहुत कमी है अभी भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम मलेरिया से कितनी सालों से, क्या सदियों से लड़ रहे हैं। ये हमारे एरिया में, खासतौर पे एशिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। द मच्छर इज़ अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ मच्छर, लेकिन जो ज़रूरी बात है वो ये भी नहीं है। वो ज़रूरी बात ये है कि ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को, यानी एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को फैलता है। तो जो मरीज़ होता है जिसको मलेरिया के अंदर, जिसके अंदर जरासीम पाया जाता है, जब मच्छर उसे काटता है वो कैरियर बन जाता है और दिस इज़ हाउ इट्स ट्रांसमिटेड। उसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि कुछ अगर साइलेंट कैरियर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हल्का फुल्का बुखार होता है, वो उसको इग्नोर करते हैं, पैराडोल की गोली खाते हैं और बस कैरी ऑन करते रहते हैं, वो साइलेंट स्प्रेडर्स बन जाते हैं। तो उनके साथ जो है सबसे ज़्यादा खतरा होता है, जो हम अक्सर गांव देहातों में या जिन एरियाज़ में लैक ऑफ हेल्थ एक्सेस हो, उधर हम अक्सर ये देखते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहिबा, बताइएगा मलेरिया की बुनियादी इलामात क्या होती हैं और इसकी तशखीस का तरीक़ेकार क्या है? इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इतना कॉम्प्लिकेटेड ये है नहीं जितना हमने इसको बना दिया है। अच्छा। अगर आपको इस तरह का फीवर हो रहा है जो वेरी कर रहा है और फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आपका हर चौकन हो जाना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। डेंगू एंड मलेरिया बोथ विल प्रेजेंट लाइक दिस, दैट यू विल हैव रियली हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज़्यादा मिकदार का आपको बुखार होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो बीच में टूटेगा भी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस साइक्लिकल पैटर्न अक्सर लोग रीअश्योर हो जाते हैं कि मेरा बुखार तो ठीक हो जाता है, फिर दोबारा थकन की वजह से चढ़ जाता है। दैट इज नॉट द केस। और जैसे आपने बोला कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, प्रेग्नेंट खवातीन हैं, बच्चे हैं या 65 से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनमें ये इस एक्सट्रीम हद तक जा सकता है। कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, डिहाइड्रेशन एंड लेटर ऑन इट कैन लीड टू अदर ब्लड कॉम्प्लिकेशंस, स्प्लीन कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम चौकन रहें और जैसे ही आपको इस तरह का बुखार हो जो कि हाई ग्रेड है, वेरी कर रहा है, यानी टूटता है, फिर होता है, तो आप फौरन जाके अपने जनरल फिजिशियन या मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाएं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, वो ब्लड टेस्ट लेबोरेटरी, हर लेबोरेटरी में ऑलमोस्ट अब होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि WHO ने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें हमने लास्ट ईयर अलोन 11 मिलियन लोगों को स्क्रीन किया है। ये चीज शो करती है कि ऑल्दो हमारे केसेस 2 मिलियन थे, लेकिन तकरीबन 11 मिलियन लोगों का ये टेस्ट हुआ था, यानी तशखीस करने के लिए। दैट इज द प्रोएक्टिव वे दैट वी शुड बी बिहेविंग। डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में मलेरिया की मौजूदा सूरत हाल क्या है? किन इलाकों में इसकी शरह ज़्यादा है? क्योंकि हमने देखा कि कराची में भी रिसेंटली दिमागी मलेरिया के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। ये किस तरह से डिफरेंट है और इसके स्प्रेड होने की क्या रीजंस हैं? So the problem right now is कि ये pretty much everywhere है। The fact of the matter is जो climate change हो रही है, जो मौसम की तब्दीली आ रही है, उसकी वजह से हमारी extreme heat भी है, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी भी खड़ा हो रहा है। So these are the some basic things जो इस चीज़ को disrupt कर रहे हैं, जो और हमारे कंट्रोल से भी बाहर है। I mean, let's think about it। हम ये चीज़ तो नहीं कंट्रोल कर सकते कि हम मौसम को कैसे काबू पाएंगे। As a result of that, the malaria is spreading much more। दूसरी बात ये कि अब लोगों के पास एक्सेस है, लोग अब ट्रैवल करते हैं। इस्लामाबाद वाला कराची कल पहुंच जाएगा 2 घंटे के अंदर, so on and so forth।
सो उसकी वजह से जो कैरियर्स हैं वो बिल्कुल ज़्यादा स्प्रेड कहीं भी जा सकते हैं किसी भी टाइम पे। सेरिब्रल मलेरिया या जो दिमागी मलेरिया है वो इज़ मोर डेंजरस, इज़ मोर स्केरी बिकॉज इट अफेक्ट्स योर ब्रेन। और उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि बाय द टाइम डायग्नोसिस होता है उसमें बहुत डिले हो जाता है। हमारे यहाँ लैक ऑफ क्विक एक्सेस टू हेल्थ इज़ अ प्रॉब्लम। लोग लाइनों में नहीं लगना चाहते, लोग कहते हैं कि पैसे ना दें। देयर आर मल्टीपल इश्यूज विद एक्सेसिंग हेल्थ केयर। यानी जो लोग शहर में भी रहते हैं वो कहते हैं अच्छा यार पहले काम पे चला जाऊं, पहले काम कर लूं, फिर जाऊंगा डॉक्टर के पास, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये चीज अक्सर इग्नोर हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रही थी कि ये जो कैरियर होते हैं इसके मलेरिया के, ये ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो क्या ये मुमकिन है रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर और खासतौर पर एयरपोर्ट्स पर कि इनकी स्क्रीनिंग की जा सके? देखिए इट्स नॉट इम्पॉसिबल बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, कोविड के ज़माने में भी हमने यही किया था कि हम थर्मोमीटर वहाँ पे ज़्यादातर नॉट जस्ट ट्रैवल प्लेसेस, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, रिजॉर्ट्स में, हर जगह लोग थर्मोमीटर लेके खड़े होते थे। दे डिडंट इवन हैव टू टच द पर्सन, उनको टच किए बगैर आप टेम्परेचर उनका जज कर लेते थे। और जिनको बुखार होता था उनको साइडलाइन किया जाता था। सो देयर आर सम सिंपल थिंग्स वी कैन डू। दूसरी चीज़ जो मैं बहुत ज़रूरी मेंशन करूंगी, देखिए हम वेट करते रहते हैं कि कोई और बाहर से आएगा और हमें रेस्क्यू करेगा। दैट इज नॉट द वे वी शुड बी थिंकिंग। आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे करें। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी की इलामत है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई ऐसी चीज जो टेस्ट होनी चाहिए, आप अपना जाके चेकअप कराएं। दूसरे लेवल पे अपने घर की सफाई का ख्याल रखें। तीसरे लेवल पे अपने मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखें। कूड़ा, क्रिकेट, खड़ा हुआ पानी, ये सारी चीजें बहुत डेंजरस हैं फॉर ऑल ऑफ दीज जरासीम टू ग्रो एंड फ्लरिश। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना ये चाहूंगी कि आपने दिमागी मलेरिया का भी जिक्र किया है, मजीद इन डिटेल हमें बताइए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होते हैं, कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मलेरिया दिमागी मलेरिया है या नॉर्मल मलेरिया है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं और इसका बर वक्त इलाज क्यों ज़रूरी है, ये भी बताइएगा। द रीज़न इज़ द मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी रेट सेरिब्रल मलेरिया की बहुत हाई होती है, तो इसलिए बर वक्त इलाज तो इसका बहुत ज़रूरी है। जितना आप डिले करेंगे ट्रीटमेंट में, जितना आप जाके एक्सेस डिले से लेंगे, उतना ज़्यादा डिलेड आपकी ट्रीटमेंट होगी। सेकेंड थिंग ये, जैसे आपने पूछा कि भाई ये वाई इज इट मोर डेंजरस, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपका ब्रेन एक बड़ा वनरेबल ऑर्गन है। ये चीज़ हमारे पास इसका कोई एब्सोल्यूट ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव मेजर्स हमारे पास ज़्यादा होती हैं। ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो होती है वो अब सपोर्टिव होती है। वी गिव द मेडिसिन एज वेल, लेकिन ज़्यादातर औकात में ये होता है कि मरीजों के साथ और प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। उनके प्लेटलेट्स, उनके हीमोग्लोबिन, उनकी और चीज़ें खराब हो जाती हैं, उनकी डिहाइड्रेशन, मल्टी ऑर्गन फेलियर, थिंग्स लाइक दैट। सो द प्रॉब्लम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। दूसरा ये मसला होता है कि जब सेरिब्रल मलेरिया का पेशेंट, क्योंकि कंफ्यूजन एंड ड्राउजीनेस इज अ प्रीडोमिनेंट सिम्टम, जब तक वो आप कंफ्यूजन ड्राउजीनेस तो अक्सर औकात में आपको बुखार के साथ भी होती है, तो लोग इसको कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं कि ये तो चलो बुखार था, बीमारी में बोल रहा था, इस तरह हेलुसिनेशंस जिसे कहते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में दिस इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट हाई ग्रेड फीवर, डायनल वेरिएशन, यानी कि उसका फ्लक्चुएट कर रहा है टेम्परेचर, एंड कंफ्यूजन। डॉक्टर साहब, लास्ट में जरा हमें बता दीजिएगा कि आप आवाम को क्या मशवरा देना चाहेंगी कि किस तरह से वो मलेरिया से खुद भी महफूज रख सकते हैं और अपने प्यारों को भी महफूज रख सकते हैं? देखिए, सिंपल प्रिवेंटेटिव मेजर्स, कवर योरसेल्फ व्हेन यू आर गोइंग आउट। अगर आप शाम के औकात बाहर जा रहे हैं तो अपनी टांगे, अपने हाथों और अपने पैरों को कवर्ड रखें ताकि मच्छर काटे नहीं। तो पहला स्टेप तो ये होता है। जैसे हम मास्क पहनते हैं कोविड के लिए, इमेजिन दिस इज योर मास्क अगेंस्ट मलेरिया एंड डेंगू। सेकेंडली, क्लेनलीनेस, हाइजीन एंड क्लेनलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल, अपने मोहल्ले का ख्याल, अपने घर का ख्याल, ये हम ही रखेंगे और कोई आके हमारे लिए नहीं रख सकता। एंड थर्डली, सीकिंग हेल्प, यानी क्लिनिकल हेल्प बर वक्त। तो बर वक्त तौर पर जब आपको लगे कि आपको कोई ऐसी बीमारी है, फौरन एक आपके पास जनरल फिजिशियन होना चाहिए जिसको आप कॉन्टैक्ट कर सके और एक क्विक ब्लड टेस्ट भी करवा सके ताकि इस चीज में डिले ना हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का, और आपने बड़े बेहतरीन अंदाज में और अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह हम खुद को और अपने प्यारों को मलेरिया से महफूज रख सकते हैं और किस तरह से जो है वो हमारी हुकूमत और जो अरबाब इख्तियार हैं वो इसमें इक़दाम ले सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को इस बीमारी से बचाया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कहा जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। पाकिस्तान में महंगी बिजली ने हर एक को परेशान कर रखा है। शदीद गर्मी का मौसम है और ऐसे में एक आम इंसान एसी चलाने की हिम्मत तो छोड़ें, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मगर हम आपकी मुश्किल को थोड़ा आसान करते हैं और आपको मिलवाते हैं एक ऐसे नौजवान से जिसने इस मसले का हल तलाश कर लिया है। उसका दावा यह कि उसकी इजाद करदा एक छोटी सी डिवाइस अगर इन्वर्टर एसी के साथ लगा दी जाए तो 8 से 10 एम्पेयर लेने वाला एसी भी सिर्फ 2 एम्पेयर्स में चलेगा। क्या बात है, ये तो बहुत ही उम्दा तरीक़ेकार हो गया बिजली की कीमतों से बचने का। ये डिवाइस कैसे काम करती है, सवाल ये पैदा होता है, इसकी कीमत क्या है और क्या वाकई ये डिवाइस इन्वर्टर एसी के एम्पेयर को लॉक कर देती है, ये सब बता रही हैं हमारी साथी रुबीना यूसुफ अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। आइए देखते हैं।
अ वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान। महंगाई का दौर है और गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल। जो अप्रैल के महीने में जून जुलाई की गर्मी पड़ रही है और हर घर की ज़रूरत बन चुका है एसी चलाना, और उससे बिजली का बिल बहुत आता है। तो आज हम एक ऐसे नौजवान के घर पर मौजूद हैं जिसने एक डिवाइस बनाई है और उससे वो इन्वर्टर एसी के लिए है। उससे एम्पेयर बहुत कम यूज़ होते हैं, बिजली बहुत कम यूज़ होती है और ऑब्वियसली आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। उस शख्स से मिलते हैं हमारे साथ में। I have with me Talha who has made this device। उनसे बात करते हैं how did he get this idea और किससे इंस्पायर हुए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इतनी छोटी एज में इतना ज़बरदस्त काम किया है आपने, किससे आइडिया मिला था आपको, किससे इंस्पायर हुए? सबसे पहले तो खुशामदीद, आप हमारे ऑफिस में आई हैं। आप देख रही हैं हमारा सेटअप। ये इन्वर्टर एसी एम्पेयर लॉक डिवाइस है जिसको हमने पिछले साल ही मुतारिफ़ करवा दिया था उन लोगों के लिए जो कि तंग हैं बहुत ज़्यादा बिजली के बिलों से और अपने घर में एसी लगाना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को। तो उससे पहले भी चूँकि हम इस फील्ड के अंदर काम कर रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते जा रहे थे, तो इस दफ़ा लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा पसंद किया है और इसको लोग मंगवा रहे हैं, अपने घरों में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इससे पहले आपने कुछ और बनाया? इससे पहले हमारा सर्दियों से रिलेटेड सोलर पे चलने वाला चूल्हा भी है, सोलर पे चलने वाला वाटर हीटिंग रोड भी है, बल्कि कमर्शियल तौर पे सोलर पे चलने वाला तंदूर और बड़ा चूल्हा भी हम लोगों ने मुतारिफ़ करवाया। और इस दफ़ा हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जो कि हर बंदे के लिए अफोर्डेबल भी है, इजी टू इंस्टॉल भी है। और चूँकि आजकल सबके पास ही इन्वर्टर एसी होता है, तो किसी भी किस्म के नए या पुराने किसी भी कंपनी के इन्वर्टर एसी के साथ ये डिवाइस कंपैटिबल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किस तरह से काम करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आप जैसे ये डिवाइस भी पड़ी हुई है, इसके आगे ये बटन्स लगे हुए हैं जिसके थ्रू आप इसको एम्पेयर लॉक वाले फंक्शन पे भी और नॉर्मल वाले फंक्शन में भी, जिस तरह नॉर्मल एसी चलता है वैसे चला सकते हैं। साथ हमने इसके नॉब दी हुई है जिसको आप एक दफ़ा लगाने के बाद सेट कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी के एम्पेयर पे। होता ये है कि अब ये 1 टन का एसी है, ये 8 एम्पेयर 9 एम्पेयर तक स्टार्टिंग में लेता है। उसके बाद कमरे की कंडीशन के हिसाब से 4 से 5 एम्पेयर पे आ जाता है। लेकिन ये डिवाइस लगाने के बाद ये स्टार्ट ही 2 से 2.5 एम्पेयर पे होता है। यानी कि ओवरऑल भी अगर आप देखें तो आधे से भी ज़्यादा बचत देखने को मिलती है, जिस तरह हमारे यहाँ पे चल रहा है। अब ये थोड़ा सा डिम है लेकिन 2.28 आप देख रही हैं एम्पेयर यहाँ पे एक रीडिंग आ रही है जो कि इसकी कंजम्पशन है इस वक्त। और ये ही वो एसी है जो कि नॉर्मली 8 से 10 एम्पेयर लेता है। और आपने देखा होगा कि आम लोगों का जो मैक्सिमम बिल है वो आता ही एसी की वजह से है। Exactly, और आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो बिल्कुल, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग का भी दौर है। वो लोग जो कि इसको ओवरऑल कम बिजली पे चलाना चाहते हैं या जो सोलर सिस्टम के ऊपर चलाना चाहते हैं, जिनके पास छोटा इन्वर्टर है 3 kV का या लोकल इन्वर्टर या इवन यूपीएस के ऊपर चलाना चाहते हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठाते हैं। और हर तरह का बंदा जो भी अपने बिल में, जो सभी चाहते हैं कि बचत हो, बिल की, बिजली का बिल कम आए, और फिर सबके लिए ही ओवरऑल इसका फ़ायदा होता है। अगर हम थोड़ी प्राइस की बात करें तो एक डिवाइस कितने की है? ये जो हमारी डिवाइस है ना, पिछले साल भी इसकी प्राइस 10,000 थी, इस साल भी हमने यही रखी है। साथ हम लोग फ्री कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। लाहौर के लिए जो इंस्टॉलेशन की सर्विस है उसका 2,000 एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन हम लोग 6 महीने की वारंटी इसकी दे रहे हैं, फ्री रिप्लेसमेंट। कोई भी मसला आता है तो मौके पे हम लोग डिवाइस रिप्लेस करते हैं। ठीक है, आपने बिजनेस का सोचा, क्या आइडिया था, किससे इंस्पायर हुए थे आप? पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मेरे ऊपर भी है, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स वगैरह का भी पीयर प्रेशर, जो सारे इस वक्त जॉब्स करते हैं या बाहर जाते हैं। लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश थी कि इस मुल्क के लिए कुछ किया जाए, कोई नई एनर्जी जो की रिलेटेड आइटम बनाई जाए। तो मैंने हमेशा उसी को लेके चला हूँ और अभी तक कोशिश कर रहा हूँ। और जो लोग हमसे प्यार करते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट्स लेते हैं, ये उनका साथ है जो हमें हिम्मत देता है और हम आगे बढ़ते रहते हैं। थैंक यू सो मच तलहा, अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है, बहुत रिजनेबल प्राइस है इसकी। इसको आपने अपने इन्वर्टर के साथ फिक्स करना है। अगर आपके घर पर 2 से 3 इन्वर्टर्स हैं तो आपको 2 से 3 ये डिवाइसेस लेना होंगी। उम्मीद है कि आपको ये आज का सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। जी रुबीना, आपका ये सेगमेंट हमें बहुत पसंद आया, बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत अच्छा लगा सुन के, देख के और ये पैकेज एंजॉय करके। डेफिनेटली हमारी नाज़रीन और को यहाँ भी पर अच्छा ये लगा मिसाल होगा। बड़ी फिट बैठती है। कम खर्च बाला नशीन, यानी जब एसी चलाने से घबराते थे अब वो एसी लगवा सकते हैं बेधड़क।
और चला भी सकते हैं इस डिवाइस के जरिए। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के ही मजा आइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हमने बचपन से बहुत सी कहानियाँ सुनी हैं, कभी किसी नबी का मौजज़ा, कभी किसी बुज़ुर्ग की करामत और कभी जादू से होने वाले अजीब व गरीब वाक़यात। मगर हम में से अक्सर लोग इन तीनों चीज़ों के दरमियान फ़र्क को सही तौर पर समझ नहीं पाते। इसी इल्मी, फिक्री और दीनी उलझन को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ रिसर्च स्कॉलर सैयद फहद अली कासमी, जो कुरान और हदीस और इस्लामी फ़लसफ़े की रोशनी में इन मौज़ूआत पर रोशनी डालेंगे। फहद, आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि मौजज़ा, करामत, इस्तदराज, इस्लामी तारीफ़ात इनकी क्या हैं और इन तीनों में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स अ लॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम जिस फ्रेमवर्क में आजकल रहते हैं, हम मटीरियलिज्म को, मादी वजूद को सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं। दीन के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा अनसीन रेल्म का है, गैबियात का, और गैबियात को डील करना और उनके साथ कैसे हमने रिस्पॉन्ड करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोजज़ात के ऊपर पहले तो बात करें और करामात और इस्तदराज जी। एक बात तो असूल की जहन में हमें सबके नशीन, ज़हन नशीन होनी चाहिए। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है रब्बुल इज़्ज़त की वजह और कुदरत से हो रहा है। बेशक ये हमारा अकीदा है। हर खैर और शर रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। रब्बुल इज़्ज़त इज़ द क्रिएटर, कोई और क्रिएटर नहीं है इस कायनात के अंदर। ये हमारे बुनियादी अकायद में से है। अगर शैतान भी अपनी शैतानत कर पा रहा है तो उसको रब्बुल इज़्ज़त ने मोहलत दी हुई है। बिल्कुल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बगैर इस कायनात में एक पत्ता इधर से उधर नहीं हो सकता। ये सबसे पहले हम रिजॉल्व करें। नंबर 2, इस दुनिया को रब्बुल इज़्ज़त ने सर्टन लॉज के तहत इसके निज़ाम को रब्बुल इज़्ज़त चला रहा है। वो एक आदत है, एक रूटीन है, सुन्नत इलाही है, उसके मुताबिक ये मामला चल रहा है। मगर रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिकमत, अपनी मंशा के तहत अपने लॉज को सस्पेंड भी कर सकते हैं। रब्बुल इज़्ज़त को कोई नहीं पूछ सकता, नाउज़ बिल्लाह। रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलिक है और वो किसी इंसान के हाथ पर अपने लॉज को टेम्परेरली सस्पेंड कर सकते हैं और इसको हम कहते हैं खर्के आदत। यानी जो रूटीन में पहले मामला हो रहा था वो रूटीन अल्लाह ताला वक्ती तौर पे सस्पेंड कर दें। अगर वो रूटीन सस्पेंड करवाएं रब्बुल इज़्ज़त किसी नबी के हाथ से अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, तो वो है मोजज़ा। और अगर किसी नॉन नबी के हाथ से वो मामला करवाएं तो वो है करामत। और अगर कोई शैतानी कुव्वत, नेगेटिव कुव्वत खर्के आदत करे तो वो है इस्तदराज। अब जब नबी, कोई भी नबी हो, वो जब मोजज़ा दिखाता है तो साथ उसके नबूवत का क्लेम होगा, दावा नबूवत। सही। मोजज़ा दावा नबूवत के बगैर नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपना असा फेंक रहे थे, उन्होंने असा फेंका, वो उनका दावा नबूवत साथ जुड़ा हुआ है, साथ उसके मोजज़ा है। और वो जो जादूगरों का इस्तदराज था, इल्यूजन थी, वो रस्सियां जो उन्होंने अपनी सांप की तरह लग रही थी, उस मोजज़े ने उनको हड़प कर लिया। वो अजदहा बना उनका सा और हड़प कर लिया। तो मोजज़ा है दावा नबूवत के साथ। करामत में नाउज़ुबिल्लाह कोई दावा नहीं है। करामत में दावा नबूवत नाउज़ुबिल्लाह हो ही नहीं सकता। बल्कि अगर कोई ट्रू करामत का इजहार होगा तो उसकी लाजमी शराइत में से ये शर्त है कि वो जो साले आदमी, जो अल्लाह का वली, जिसके हाथ पर वो करामत का ज़हूर हो रहा है, वो अपने नबी के साथ उस करामत को लिंक करे। यानी अगर आप किसी करामत को आपने देखा तो आपकी जो तवज्जो है वो उस सब्जेक्ट पे नहीं जाएगी, बल्कि आपके दिल में ये तासुर पैदा होगा कि ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक और अहम बात ये है, मोजज़ा और करामत हकीकतन जब जाहिर होती है तो जो ऑडियंस होती है ना, उनके डाउट्स लिफ्ट हो जाते हैं, डाउट नहीं रहता। इस्तदराज और मैजिक जब जाहिर होगा तो आपके अंदर तजब्जुब की कैफियत पैदा होगी। सही। तजब्जुब की कैफियत का मौजूद होना वो करामत के लेवल पे या मोजज़े के लेवल पे नहीं होगा, मैजिक के लेवल पे होगा। जो करामत है ये औली अल्लाह तक ही महदूद है? नहीं, ये बड़ी अहम बात है। मैं जैसे अर्ज कर रहा था, सालिहीन
कोई भी साले आदमी, पहली बात ये भी अंडरस्टैंड करें, मोजिज़ा या करामत फजीलत का मयार नहीं है। ठीक। अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं ना। अब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, ऐसी ऐसी मोजिज़ात थे उनके पास, अगर हम काउंट करने लगे तो हो सकता है कुछ नबियों के पास वैसे मोजिज़ात ना हो, मोजिज़ात उनके बहुत ज़्यादा हो। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे सुपीरियर है, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम उनसे सुपीरियर है। तो ये बात ज़हन में रहे कि किसी बंदे के पास नहीं है, हाँ, किसी बंदे के पास अगर करामात हैं, अक्सर ये सवाल होता है ना, इतनी तो सहाबा के पास नहीं है, औलिया के पास कैसे, बाद के औलिया के पास कैसे? तो मोजिज़ा या करामत फी नफ्से ही वो फजीलत का मयार नहीं है। फजीलत का मयार रब्बुल इज़्ज़त है, वो जिसको जितना करीब और एलिवेट कर दें और कहें कि ये मेरे करीब है और ये बेहतर है, ये सुपीरियर है। तो करामत जो है वो किसी साले बंदे से, वो अल्लाह का वली हो सकता है, वो कोई नेक आदमी हो सकता है। और इसमें जो आम तौर पे जो मैकेनिज्म है ना, वो है कि दुआओं की कबूलियत खास तौर पे, जी, कोई साहिब ऐसी दुआ होना, मुस्तजाबुद दुआ होना, दावत शख्सियत होना, और ऐसी दुआ की कबूलियत हो जाना जो कि आमतौर पे रूटीन के मामले को चेंज कर दे। रूटीन कुछ और थी मगर दुआ ने उस रूटीन को चेंज कर दिया। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार ये सहाबा की करामात हमें नहीं पता चलती, आप बात के औलिया अल्लाह की, तो सहाबा की करामात किधर गई? तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, सहाबा हर हाल में बाद के हर फर्द से सुपीरियर है। जिसने एक शख्स एक लम्हे में भी सरकार दो आलम को देखा, वो सुपीरियर है। मगर हमारी नसूस में, हमारी हदीस की कुतब में बहुत सी करामात उनकी भी नकल होती हैं। जैसे कि बुखारी में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके घर में दावत थी, बहुत से लोग आए। वो लंबी हदीस है, मैं उसको तभी तवालत में नहीं जा रहा उसमें, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अपने फर्जंद जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर फरमाते हैं कि हम एक लुकमा लेते थे तो खाना यूं लगता था जैसे वो बढ़ रहा है, खाने की बरकत, खाने में इजाफा हो रहा था जैसे। और वो खाना अगर चंद लोगों के लिए था तो बहुत सौ ने खाया। ये बुखारी के अंदर है। बुखारी मुस्लिम के अंदर सैयदना साद इब्न अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कोई झूठी शिकायत लगाई हज़रत साद बिन अबी वकास की कि नाउज़ बिल्लाह जब ये ईरान के गवर्नर थे तो इन्होंने नाउज़ बिल्लाह नमाज वक्त पे नहीं पढ़ाई या माल गनीमत में कोई इस तरह की एक्यूजेशन की। हज़रत साद बिन अबी वकास पर जिसने एक्यूजेशन की, आपने दुआए ज़रर फरमा दी। आपने कहा कि अगर ये शख्स, ये जो प्रिटेंस के अंदर, ये रयाकारी के अंदर ये बातें मेरे खिलाफ कर रहा है, इलाहुल आलमीन इसकी उम्र तवील कर दे और इसके ऊपर नादारी को नाफिज कर दे, गुर्बत और फकीरी को इसको नाफिज कर दे और इसको फितने दिखा। बुखारी मुस्लिम के अंदर ये रिकॉर्डेड है। वो बंदा मरता नहीं था, बहुत तवील उम्र हुई और वो कहता था मुझे हजरत साद की दुआएं ज़रर लग गई। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिलेटेड मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर रिवायत है, उनके सामने हजरत अली उल मुर्तज़ा पर किसी ने सब्बो शितम किया, आप जलाल में आ गए, आपने कहा इलाहुल आलमीन अपनी निशानी का इज़हार फरमा। वो शख्स दुआए ज़रर जनाब साद इब्ने वकास की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली पे सब्बो शितम कर रहा था, उधर ही घोड़े से गिरा और वासिले जहन्नुम हो गया। हजरत सईद बिन जैद, ये भी बुखारी मुस्लिम की रवायत है, हजरत उमर फारूक के ब्रदर इन लॉ हैं, अशरा मुबशरा के सहाबी हैं। एक औरत ने इल्जाम लगा दिया इन्होंने मेरी जमीन को हथियाया है। आपने फरमाया इलाहुल आलमीन इस औरत को नाबीना कर दे और ये जिस जमीन पर ये खड़ी है इधर ही है मरे। वो नाबीना हुई और एक कुएं में गिरकर मरी। सरकार दो आलम के दो कंपेनियंस हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, साहबा ने देखा वो निकल रहे हैं। अब ये कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, मैं नबी पाक की बात नहीं कर रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने देखा एक चिराग जैसे आगे चल रहा है, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, एक चिराग उनके आगे चल रहे हैं, अंधेरी रात है और जैसे ही होता है ना आप इकट्ठे चल रहे हैं तो एक लाइट है, अब वो अपने अपने रास्तों की तरफ, कोई लेफ्ट चला गया कोई राइट चला गया, तो दो चिराग सामने आ गए। तो हमारे सहाबा किराम से करामात साबित हैं और बेशुमार तादाद में साबित है। बिल्कुल ठीक। फहद साहब, मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि आम मुसलमान इन मामलात को कैसे परखे और कुरान में इसका तरीक़ेकार क्या है और किस तरह हम हक और बातिल में फ़र्क कर सकते हैं? जी बहुत अच्छा, ये आपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी ये सवाल ये आया था। देखें जो मोजिज़ा है ना, कोई नबी जब मोजिज़ा दिखाएगा,
जैसे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजा दिखाया तो जादूगरों ने फौरी तौर पे कहा कि ये इल्यूजन नहीं है, ये जादू नहीं है, वो सजदे में गिर गए। इस वक्त जिस रेल में हम हैं, अब मोजज़े का सवाल नहीं, खत्म नबूवत हो गई, अब कोई मोजा नहीं आएगा। अब अगर कोई झूठा नबी आएगा तो हम उससे मोजा भी तलब नहीं करेंगे। झूठे नबी से मोजा तलब करना भी कुफर है, तो मोजे का दरवाजा बंद हो गया। अब रहेगी करामत। करामत और मैजिक में जो औलिया अल्लाह ने फर्क बताया है, मैजिक फौरी तौर पे आपके अंदर डाउट क्रिएट कर देगा। यानी दज्जाल आएगा, उसके पास बहुत सी पावर्स होंगी, लेफ्ट राइट जन्नत दोज़ख उसके चलती होगी, बहुत सी पावर्स के साथ आएगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डाउट पैदा हो जाएगा। डाउट की मौजूदगी मैजिक का इशारा, इस्तदराज का इशारा दे रही है। जो ट्रू करामत होगी, अगर वाकई यहां पे अली अजमेरी होते और कोई ट्रू करामत होती तो आपके दिल में एक डाउट लिफ्ट हो जाता और आपकी तवज्जो फौरी तौर पे सरकार दो आलम की तरफ जाती। करामत हर वक्त आपको नबी से जोड़ती है, उस वली तक महदूद नहीं करती। करामत आपको नबी से जोड़ती है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद फहद अली काज़मी साहब, और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि इनमें डिफरेंस क्या है। करामत जो है वो आपके डाउट्स क्लियर कर रही होती है और इस्तदराज जो है ये आपके अंदर डाउट्स पैदा कर रहा होता है। तो नाज़रीन, ये था हमारा इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।